देखिए, जवाब दीजिए। और अगर आप बच्चे को सेंटर में रखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी को दिमाग में रखेंगे, कुछ वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन लाना है, बच्चे को सेंटर में रखना है, क्या करना है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का प्रयोग करने देना है, चहुमुखी विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है, तो आपका आंसर गलत आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक, ध्यान से पढ़ने हैं नॉट वाले क्वेश्चंस को। चलिए बताइए फटाफट से। देखिएगा, देखिए फटाफट से चलेंगे, समय ज्यादा नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी लंबी बातें हैं। टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, जो EWS सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या सोशियो इकोनॉमिकली यानी किसी भी रूप से हाशिए पे हैं समाज में, किसी जाति की वजह से, किसी समूह की वजह से, समाज ने महत्व नहीं दिया, या इकोनॉमिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी proposes the curriculum and pedagogy should be, यानी जो पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र है, यानी जो पढ़ाने के तरीके हैं और जो कंटेंट है, जो करिकुलम है, जितनी भी एक्टिविटीज है, वो कैसी होनी चाहिए। एग्जाम्स के अराउंड हम रखें उनको, सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स यानी परीक्षाओं पे केंद्रित हो, बिल्कुल भी नहीं। सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक्स पे भाई बच्चे को सेंटर में रखना है, ना तो किताब, ना टीचर, ना टेक्स्ट बुक, ना कुछ और। एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, ये बात एकदम सही है, संलग्न और संदर्भित हो, यानी बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से, उसके संदर्भ से, जिस समाज से, जिस दुनिया से वो आ रहा है, उस संदर्भ से हम एग्जाम्पल्स उठाएं, उसी तरह का करिकुलम बनाएं। आप एनसीईआरटीज उठा करके देखते हैं, आप ईवीएस की बुक उठा लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जो बच्चे को उसके ही पर्यावरण के बारे में बता रही हैं, यानी ऐसे उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी चीजें उसमें दी हुई हैं कि बच्चा रियल लाइफ से जुड़ सके, कॉन्टेक्स्ट से जुड़ सके, वो वास्तविक जीवन से सीख सके। तो स्कूल की दुनिया और बाहर की दुनिया को इतना अलग नहीं कर देना कि बच्चा कनेक्ट ना कर पाए। तो एंगेजिंग, एक तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें वो इंटरेस्ट ले पाए, एक्टिव रह पाए, सक्रिय हो, और कॉन्टेक्स्ट से यानी उसके जीवन से जुड़ी हुई हो। स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है कि पता ना लगे, इक्वालिटी की बात हो, कोई अमीर घर से है, गरीब घर से, सब एक जैसे दिखें, बट पढ़ाने के तरीके यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए, करिकुलम यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी बातें सेकेंडरी हैं, एग्जाम और सारी चीजें। पहले जरूरी है कि बच्चे के दिमाग में लर्निंग तो बैठे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित किया गया है। किस बारे में बात हुई? अभी हमने लैंग्वेज के बारे में चर्चा की थी कि कैसे जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस करती है कुछ चीजों पे। देखिएगा, सी ऑप्शन कह रहे हैं 87% लोग। देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पहला ऑप्शन है बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, यानी अगर आप मातृभाषा में शिक्षित करते हैं बच्चे को तो वो शैक्षिक और प्रौद्योगिक रूप से उन्नति नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है कि मातृभाषा आपको रोकती है कि आप टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाएंगे, गलत बात है, खत्म हो गई। Schools should encourage children to learn and speak English as their first language। अभी तो बात हुई थी, हमने शुरुआत में बात की थी कि आप लैंग्वेज को इम्पोज नहीं कर सकते, बच्चे पे थोप नहीं सकते, जो भी उसकी मातृभाषा है वो प्रयोग करेगा। सी ऑप्शन है मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। यही बात एनसीएफ कहता हुआ आया है, यही बात बाकी पॉलिसीज कह रही थी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता, मल्टीपल लैंग्वेजेस, क्योंकि बच्चे ऐसे होंगे जो कई भाषाएं बोलेंगे। किसी घर में गुजराती बोली जाती है, वो स्कूल में भी गुजराती प्रयोग करेगा क्योंकि उसको अभी दूसरी भाषा नहीं आई है। ठीक, किसी के घर में हिंदी बोली जाती है, किसी के घर में मलयालम, पंजाबी, तो कई भाषाएं, क्योंकि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो विभिन्नता में एकता की बात करेंगे, तो ये जरूरी है जानना कि बच्चों को मल्टीपल लैंग्वेजेस का आप माहौल दें। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक एसेट है ना, बहुभाषिता एक एसेट है हमारे लिए, ना कि प्रॉब्लम। ठीक, डी ऑप्शन है बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग। ऐसा नहीं है, भाषाएं प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। द्विभाषिता से क्या होगा कि प्रॉब्लम बन जाएगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा। नहीं, जितनी लैंग्वेज हो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सुनीता जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो बाइलिंगुअल से बेटर क्या हो गया? मल्टीलिंगुअल हो गया। बाय का मतलब सिर्फ 2 ही भाषाएं, मल्टीलिंगुअल कई भाषाएं। एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, यानी प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित किया जाना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि टिल 5, ग्रेड 5 तक हम क्या कर रहे हैं, बच्चे की रीजनल या मदर टंग, रीजनल यानी जो भी क्षेत्रीय भाषा है, एमटी यानी जो भी मदर टंग है, जो भी उसके घर में बोले जाने वाली भाषा है। ऐसा नहीं है स्कूल में आए तो हम कहें इंग्लिश में ही बात करोगे, चाहे तुम्हारी भाषा कोई भी हो, क्योंकि 5वीं क्लास तक बच्चा छोटा है ना, उसकी जो एज है वो
कम है, इतना वो बड़ा नहीं हो गया, 6 से 11 वर्ष के बीच का बच्चा रहेगा, तो पहले तो उसको कंफर्टेबली हम फील करा दें, पहले उसको चीजें समझ तो आ जाएं, फिर लैंग्वेज भी सिखा दीजिएगा कोई और। ठीक, डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। अब हिंदी, ऐसा थोड़ी सबके घर में भाषा जो है वो हिंदी ही बोली जाएगी या इंग्लिश ही बोली जाएगी या संस्कृत ही बोली जाएगी। तो ये कहती है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होना चाहिए। आप अगर इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं तो उसको बता देंगे ना, उसकी मातृभाषा में भी उसको समझा देंगे, तो घर की भाषा जिससे वो कनेक्ट कर पाए। पहले अपने आप को एक्सप्रेस तो करना सीखे बच्चा, तो मदर टंग होनी चाहिए। एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू NEP 2020, यानी आकलन का जो हम टेस्ट ले रहे हैं, बच्चे को जांच रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। असेसमेंट एक पार्ट होता है इवैल्यूएशन का, इवैल्यूएशन बड़ी प्रक्रिया है, तो बच्चे को जांचने का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, क्या जरूरत पड़ रही है। आप अभी पोल में जब जवाब दे रहे हैं और मैं कह रही हूं कि इतने % लोग सही उत्तर दे रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है, बताइए बताइए फटाफट से। देखिएगा, एम ऑफ असेसमेंट क्या होना चाहिए, रटने पे तो हमें कभी फोकस नहीं करना कि बच्चे की रटने की क्षमता बढ़े, ये फोकस नहीं है हमारा। मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, यानी बस रट करके रिकॉल कर करके जो उसने पढ़ा है उसी को पेपर में उगल दे, रिप्रोड्यूस कर दे, पुनर्उत्पादन कर दे, तो ये भी खराब बात हो गई। फिर आता है सी ऑप्शन, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। देखिए, बच्चा सेंटर में है सारे क्वेश्चंस में, पूरी पेडागॉजी बच्चे को सेंटर में रख के चल रही है। ठीक, तो उद्देश्य ये नहीं है कि रट के बस आंसर दे दे, ये नहीं है कि रिप्रोड्यूस कर दे बस। टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरी दुनिया भर के बच्चों को कंपेयर कर सकें। कंपेयर करना क्या है, एक नेगेटिव बात है, एक नेगेटिव वर्ड है। कोलैबोरेट करना है, कंपेयर नहीं करना बच्चों को। तो टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी हम आकलन इसलिए कर रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में मदद हो सके। जब आप यहां आंसर गलत देंगे तो आप उस चीज को दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे कि भाई कहां कमी रह गई, कैसे मैं सीख रहा हूं या सीख रही हूं, कहां अभी सुधार की आवश्यकता है। बात तो सही है, सी ऑप्शन। ठीक, तो असेसमेंट इसलिए होता है कि फीडबैक मिले, कुछ हमें ये पता लगे कि बच्चा सीखता कैसे, उसको और कैसे इंप्रूव करें, उस प्रोसेस को सपोर्ट कैसे किया जाए, इसलिए आप आकलन कर रहे हैं। अगर आकलन ना ही करें तो पता ही नहीं लगेगा कि कहां प्रॉब्लम है, तो आकलन जरूरी है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 5 में, जवाब दीजिएगा फटाफट से। आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन, 61% लोग पढ़ते हैं। डैश इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम of the government of India to attain the universal elementary education UEE in the country in a mission mode। अब ये UEE की जब बात हो रही है यहाँ पे, तो ये UEE क्या है, ये आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन डाला गया है ताकि आप घबरा ना जाएं अगर कुछ और लिखे, है ना। तो UEE होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिना किसी टेंशन के फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तक हम पहुंचा पाए। उसकी शुरुआत इस UEE से हुई थी कि हम सार्वभौमिकरण करें शिक्षा का, बच्चे को शिक्षा मिल सके एक लेवल की एटलीस्ट, बिना किसी रुकावट के। तो किसने इस बात को दर्शाया होगा या रिकमेंड किया होगा। सर्व शिक्षा अभियान कब आया, 2001 या 4 के आसपास आया था, 2000s में आया था। ये भी तो किसी आधार पे आया होगा। सबसे पहले जो बात हुई यूनिवर्सलाइजेशन की, वो बात हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 में, जिसको हम आज तक सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको लग रहा होगा कि अभी NCF ही कह रहा है या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रही है, बट वो बातें 1992 की रिपोर्ट में भी हो रही थी, वो 64 में भी हो रही थी, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो कोठारी आयोग से लिया गया, फिर 86 में भी हो रही थी। तो वो बातें पहले से हो रही हैं, बट हम उनको उतने अच्छे से लागू नहीं कर पाए। तो यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात है, यानी सार्वभौमिकरण की जो बात है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिल सके या सभी को शिक्षा मिल सके, सभी एनरोल कर पाए स्कूल में, ये बात नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में कही गई थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आज भी पूछ ले तो हम कहेंगे यस, हम इसको वहां से उठा रहे हैं जब 1986 में पहली बार इसकी बात हुई थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, मतलब हमारी पॉलिसीज की अगर हम बात करें, बाकी तो ये कॉन्सेप्ट और पहले से चल रहा है विदेशों में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए। भाई बच्चे की भलाई देखनी है हमें, कुल मिला के ऑप्शन वही बेहतर है जो बच्चे को सेंटर में रख पाए, जो बच्चे के बारे में अच्छा सोच पाए। पहला ऑप्शन है बी फोकस्ड ओनली ऑन प्री डिटर्मिन्ड कंटेंट, यानी जो पूर्व निर्धारित कंटेंट है, जो सिलेबस डिसाइड हो गया है, उसके बाहर एक वर्ड नहीं पढ़ना है। ये तो एकदम खराब बात है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ बच्चा यहाँ एक्टिव होगा कि समस्या समाधान, जीवन में समस्याएं आना नेचुरल है ना। कोई भी आपको पहले से एक प्लान नहीं दे सकता कि हमेशा बस इतनी ही समस्याएं आएंगी, इसके बाहर नहीं आएंगी, कुछ भी समस्या आ सकती है। तो बच्चे का नेचर ऐसा बना दें हम कि वो समस्या समाधान खुद से कर सके इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन ऐसी हो जिसमें समस्या समाधान पर चीजें केंद्रित हो। फिर आता है सी ऑप्शन, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ये तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा है, 21st सेंचुरी स्किल्स का पार्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा सोच पाए, फैक्ट्स और ओपिनियन, अफवाहें जो हैं जिन पे हम इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, अगर क्रिटिकल
क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप्ड होगी, समालोचनात्मक चिंतन अगर हमारे अंदर स्कूल लेवल से ही आ जाएगा, तो हम चीजों को परखेंगे, जांचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब जाकर के मानेंगे। ऐसा नहीं है जस्ट किसी ने कहा हाँ 2000 के नोट में जो है चिप होती है तो हमने मान लिया। तो फैक्ट्स को, ओपिनियंस को, डेटा को हम रिव्यू कर पाएं, उसको एनालाइज कर पाएं, समझ पाएं, सही ढंग से सोच पाएं, उसकी आलोचना कर पाएं। आलोचना का मतलब यहां सिर्फ बुराई से नहीं है, बट उसके सभी पक्षों को देखने से है, किसी भी बात के। फोर्थ ऑप्शन है बी इंक्वायरी ड्रिवन, यानी जब इंक्वायरी करेगा बच्चा, जब अन्वेषण करेगा, एक्सप्लोर करेगा, खोज करेगा, डिस्कवरी करेगा, तो क्या होगा, बच्चा होगा एक्टिव, डिस्कवरी ओरिएंटेड होगा जब। तो इन तीनों में बच्चा एक्टिव है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन जब आपने सिर्फ पूर्व निर्धारित विषय वस्तु के इतना ही सिलेबस है, इसके बाहर एक चैप्टर नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पता करना, बस इसको खत्म कर दो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना, तो ये गलत बात है, ये नेगेटिव है, इसको हटा दिया हमने। नेशनल एजुकेशन क्यों कहेगी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी क्यों कहेगी कि बच्चे को एक्टिव मत रखो, रटवाओ बस। तो आंसर क्या हुआ, 63% लोग ही दे पा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाए करो, जब हमें पता है एक नेगेटिव मिल गया, बाकी सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, हटा देंगे इसको। तो जहां पे भी फर्स्ट ऑप्शन है, मान लो बाकी के 3 में फर्स्ट ऑप्शन है, हटा दिया। अगर आप कंफ्यूज भी हैं इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, और आपको पक्का पता है कि ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, तो आप वो ऑप्शन हटा दीजिए जहां पे ए ऑप्शन में है या फर्स्ट ऑप्शन में है। तो बाकी के 3 में फर्स्ट था, हट गया, आपको नहीं भी पता तब भी आप आंसर तक पहुंच गए, सिंपल एलिमिनेट करके आपने निकाल दिया आंसर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, 65% लोग ही क्यों आंसर इसका सही दे पा रहे हैं, 90 भी दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस देख के घबरा जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है द शिफ्ट, यानी परिवर्तन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है। वही जो भी चीजें गलत चल रही थी, स्टैंडर्डाइज्ड थी, फ्लेक्सिबल नहीं थी, रिजिड थी, उनको फ्लेक्सिबल किया गया होगा, बच्चे के भले में बदलाव लाएंगे, सिंपल सी बात है। स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मानकीकरण से लचीलेपन की तरफ, रिजिडिटी से लचीलेपन की तरफ। सबको एक डंडे से हाँकने की बजाय हम क्या करेंगे, बच्चे की नीड्स को समझेंगे, करिकुलम ऐसा बनाएंगे जो हर बच्चे की नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को, उसके एप्टीट्यूड को, उसके सीखने के स्टाइल को मैच कर सके, उसकी लर्निंग के पेस को, उसकी दर को। हर बच्चा सेम पेस पे नहीं सीखता, सबको सेम एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा, किसी को चार्ट देख के जल्दी समझ में आएगा, किसी को एक्टिविटी करके, किसी को डिस्कशन करके। तो हम मल्टीपल वेज में अपने करिकुलम को प्लान कर सकें, बात तो सही है। फॉर्मेटिव टू समेटिव, यानी रचनात्मक से मूल्यांकन की हम किसकी तरफ ले जाएं, योगात्मक की तरफ। योगात्मक समेटिव असेसमेंट क्या होता है, हमने सीसीई में पढ़ा है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। क्या होता है, जिसमें पेपर पेंसिल टेस्ट की बात हो, हाफ ईयरली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, ईयरली एग्जाम, जिसमें हम जजमेंट पे फोकस करते हैं कि इतने परसेंट आए, इस पे फोकस है। ऐसे ही एग्जाम्स हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में होते आए हैं, हम सब ने दिए हैं कि बोर्ड एग्जाम्स काउंट होंगे, चाहे आप उससे पहले, हो सकता है उस दिन आप ठीक से नहीं अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, आपकी मन स्थिति सही नहीं थी या कुछ और हुआ, लेकिन उसी बात पे आपको जज कर लिया गया। तो ये जजमेंट के लिए होते थे। वहीं रचनात्मक जो है वो पेन पेपर टेस्ट को हटा करके एक्टिविटी बेस्ड होगा, और ये बच्चे के फीडबैक के लिए लिया जाएगा, जबकि प्रतिपुष्टि के लिए, उसको फीडबैक देने के लिए कि इंप्रूव कैसे कराएं, लर्निंग में सुधार कैसे लाएं, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जबकि समेटिव जो है वो जजमेंट के लिए है, कितने परसेंट आप लाए। ठीक, तो फॉर्मेटिव से समेटिव ले जाना तो और गलत बात हो गई। रचनात्मक से योगात्मक की तरफ नहीं लेके जाएंगे। किस तरफ लेके जाएंगे, बल्कि हम ऐसे से, समेटिव से अगर फॉर्मेटिव लिखा होता तो आंसर यही सही हो जाता। ठीक है, तो ये अपने जो नोट्स है उसमें शायद गलत टाइप हो गया ये क्वेश्चन, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम्स, मतलब कॉन्सेप्ट सिखाने से एग्जाम्स के रट्टे की तरफ ले जाएं, उल्टा लिख दिया। अगर ये ऑपोजिट लिखा होता कि एग्जाम्स से कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएं तो सही होता। मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, मल्टीपल डिसिप्लिन्स, कई सारे विषयों को, कई सारे टॉपिक्स को एक साथ समझा करके, जोड़ के, कनेक्ट करके पढ़ाएं, उसकी बजाय इन्होंने कह दिया कि बहुविषयकता से कठोरता की तरफ। नहीं, उल्टा होना चाहिए, रिजिडिटी से फ्लेक्सिबिलिटी या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ ले जाएं। तो ये सारे ही गलत हैं। शिफ्ट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की शिफ्ट है, यानी जो मानकीकरण है सभी के को, जो हम एक डंडे से हाँक रहे हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। जिस बच्चे की जैसी नीड है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है उसको उस तरफ लेकर के जाएं, कोई कोडिंग में अच्छा कर सकता है उसको उस तरफ लेकर के जाएं। फ्लेक्सिबिलिटी हो आपके एग्जामिनेशन सिस्टम में, एजुकेशन में। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। देख लीजिए, अगर यहाँ समेटिव आगे लिखा होता, एस से एफ लिखा होता तो सही हो जाता। यही अगर एग्जाम्स आगे लिख दिया होता, कॉन्सेप्चुअल पीछे हो जाता, यही सही हो जाता। रिजिडिटी आगे आ जाती है और मल्टी डिसिप्लिनरी पीछे हो जाता। हल्का सा लैंग्वेज में चेंज करेगा और अब वहां चक्कर खा के गिर जाएंगे कई लोग। क्यों? क्योंकि रट्टे लगाए हैं। तो रट्टे नहीं लगाने हैं, समझना है चीजों को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म। अभी शुरुआत में ही हमने बात की थी कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस को सिखाने की बात के बारे में क्या कहती है, क्योंकि भारत क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, बहुभाषी लोग हैं, यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। बोला जाता है क्या,
कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे वाणी। तो बोली भाषा चेंज होती रहती है, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, तो बच्चे भी अपने घर में जो भाषाएं देखेंगे सुनेंगे वही बोलना आता होगा पहले उनको स्कूल आने से पहले, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एसेट है, हमने शुरुआत में बात की थी, क्या है, हमारे लिए संसाधन है, हमारे लिए रिसोर्स है, ठीक, हिंड्रेंस नहीं हो सकती, इसको हटा देंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं हो सकती, रुकावट नहीं हो सकती, ये टीचर के ऊपर है या सिस्टम के ऊपर है कि वो कितने अच्छे से उसको एसेट बना पाते हैं। अदरवाइज रुकावट तो आप जिस चीज को चाहे बना लें, है ना। देखिएगा, एज एन एसेट इन दी क्लासरूम, बिल्कुल सही बात, बी ऑप्शन क्या है, रिसोर्स है, एसेट है, संसाधन है, पूंजी है हमारे पास। बच्चा जो भी घर से लेके आता है वो एक एसेट है, चाहे वो उसकी जो भी प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, जो भी उसने आसपास की दुनिया से सीखा है, वो सब एसेट है आपके लिए, चाहे उसकी भाषा हो, सब कुछ जो भी वो लेके आया है, उसकी संस्कृति है, समाज है, जो भी, ठीक, तो उसका हम यूज करते हैं। फिर भी बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन कहता है एज अ अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल बनाना। मैंने आपके साथ एक स्ट्रेटजी डिस्कस की थी 2 दिन पहले और उसमें लास्ट में हमने बात की थी कि टीचर को कंफर्ट नहीं देना है, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपके लिए आसान बन जाए, आपको कंफर्ट मिल जाए, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी बेवजह, तो फिर तो आप खुद के लिए आराम ढूंढ रहे हैं। टीचर क्या है, सुपरमैन है, सुपर वुमेन है, उसको आराम नहीं चाहिए, जटिलता को तो आपको एक रिसोर्स में बदलना पड़ेगा। बैरियर तो बिल्कुल भी नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन में तो डिफरेंट तरह के बच्चे इंक्लूड होते हैं। तो बी ऑप्शन 79% ही सही दे पा रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चंस में भी अगर आप लोग 90+% लोग सही नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, NEP 2020 प्रपोज फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी वो ग्रुप जो किसी भी रूप से समाज में या आर्थिक रूप से वंचित है, चाहे वो पैसे की कमी है, चाहे वो फिर समाज ने उनको हाशिए में रखा है, उस तरह की रिस्पेक्ट या इंक्लूजन उनको नहीं मिल पाया जितना बाकी लोगों के पास प्रिविलेज है उनके पास नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए NEP क्या कहेगी, बच्चे का भला सोचेंगे। रोट लर्निंग, रटना तो अपने आप में ही इतना नेगेटिव है, इसको देखते ही भाग जाएंगे जब तक नॉट ना लिखा हो ऊपर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, अगेन ये स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड ठीक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, सबके लिए एक जैसा होना गलत है यहाँ पे। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग, यानी कितने % परफॉर्म किया, ये भी गलत हो गया। रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, बच्चे के जीवन से जो जुड़े वो बेस्ट ऑप्शन। संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, अभी इसी तरह का क्वेश्चन था, वो जो कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही थी, बस भाषा चेंज की है, क्वेश्चन वही है, बात वही चल रही है, कान यहां से पकड़ लो वहां से पकड़ लो, लैंग्वेज चेंज होगी पेपर में और आपको घबराना नहीं है, ठीक। तो प्रदर्शन उन्मुखी नहीं चाहिए हमें, संदर्भित अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या चाहिए। प्रदर्शन में हम क्या कहेंगे, भैया 99% लाओ, अच्छा ये भी कम है, अब 102% लाना अगली बार, ठीक। तो डी ऑप्शन यहाँ सही है कि बच्चे के लिए रिलेटेबल हो। रिलेटेबल क्या होगा, जो उसके कॉन्टेक्स्ट से, जो उसके जीवन से, जो उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, वही चीज उसके लिए रिलेटेबल होगी, वही चीज का उसके जीवन में कोई अर्थ होगा, मीनिंगफुल होगी वो चीज, अदरवाइज तो रट्टा मारना हो जाएगा। लर्निंग के 2 प्रकार हैं मेजरली, एक है रटना, रोट लर्निंग, दूसरी है मीनिंगफुल लर्निंग। तो रट के नहीं सीखना है, रटन तो विद्या चलंत नहीं, क्या करेंगे हम, करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, या अर्थपूर्ण बच्चे के जीवन से जोड़ना है आपको लर्निंग को। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें, आपने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अगर अच्छे से पढ़ा है, जिसमें हम डिफरेंशिएटेड मेथड्स की बात कर रहे हैं, बच्चे को एक्टिव रखने की बात कर रहे हैं, ग्रुप लर्निंग, सोशल लर्निंग की बात कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके ज्यादातर वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक के आपको अलग अलग से रट्टे लगाने हैं। इसीलिए मैंने उस दिन आपको कहा था कितने क्वेश्चंस हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और आज बैठिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये कहता है व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड प्रपोज्ड इन दी NEP 2020। अभी शुरुआत में हमने बात की थी कि 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र, जिसमें बच्चे का सेल्फ असेसमेंट भी है, वो खुद के बारे में उसने खुद को कैसे जांचा है ना, और उसके पीयर्स उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उसने उनसे भी टेस्ट करा लिया, कुछ जानता है तो, और टीचर भी, तो सब कुछ इंक्लूड हो गया, ठीक है ना बात, सब कुछ इंक्लूड हो गया यहाँ पे। हाँ, बाकी सब्जेक्ट भी करेंगे सोनम, डोंट वरी, ठीक। बी ऑप्शन कह रहे हैं 89% लोग। तो NEP होलिस्टिक 360 डिग्री से क्या मतलब है, NEP का कंपैरिजन करना बच्चों में, ये तो अपने आप में ही नेगेटिव है, हटा दिया। प्रोग्रेस कि शर्मा जी का बेटा और वर्मा जी की बेटी किसके नंबर ज्यादा हैं, ये कंपेयर करना नहीं, ठीक। फिर है प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन दी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। शुरुआत में बात की थी हमने, कैप ब्लूम टेक्सोनॉमी में भी इसकी बात होती है, हालांकि ब्लूम से सीटेट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट घुमा फिरा के आपको बात वही चल रही है कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक, यानी बच्चे का दिमाग, थिंकिंग, भावनाएं, उसके इमोशंस और एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक। कॉग्निटिव मतलब हेड,
साइकोमोटर मतलब हैंड, इसको कोनेटिव भी कह देते हैं साइकोमोटर को, अगर नाम बदल जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग, लेबल बच्चों को बिल्कुल नहीं करते आप, ठीक। इसके अलावा क्या है, कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, पेरेंट्स प्रॉब्लम एरियाज पे काम करेंगे, आप क्या करेंगे, थाली और ताली बजाएंगे, नहीं, है ना। तो आप ये देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स या बच्चे में कमी निकालने की बजाय आप अपने एक्शंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। इतनी बात, या कोई समस्या है इस बात को समझने में, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कहीं कुछ भी है तो बता दीजिए।